हेलो फ्रेंड्स, तो ये चल रहा है हमारा स्पीडी का रिवाइज योरसेल्फ सीरीज। और आप जैसे कि देख रहे हो ये सेट नंबर 22 है, यानी 21 सेट हो चुका है हम लोगों का। डिस्क्रिप्शन में आपका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाओ, प्लेलिस्ट खोलो और सारा वीडियो एक जगह आपको कलेक्टेड मिलेगा। ठीक है, आपको कहीं पे ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपको एक जगह सारा कलेक्टेड मिलेगा। आपने जो सेट नहीं देखा है आप उसको देख लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक शुद्ध प्रतिरोधक प्रतिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है। ठीक है, यानी प्योर रेजिस्टेंस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, तो ये होता है 1, यानी यूनिटरी। इसको बोलते हैं यूनिटरी पावर फैक्टर। एक्चुअली में पावर फैक्टर आपका -1 से लेकर 1 तक हो सकता है। कितना हो सकता है? -1 से लेकर 1 तक। और ये शो क्या करता है? ये शो करता है इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो एक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो सकता है? ये हो सकता है 1। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? तो ये मिलता है उनको दूध से। ठीक है, आंसर आपका गलत दिया हुआ है, आंसर सोयाबीन नहीं दूध होगा। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी टीका ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए लगाया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, एस्टिग्मेटिज्म बीमारी है आंख की। हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है, यानी प्रिवेंटिव या प्रिजर्वेटिव प्रोटेक्टिव खाद्य पदार्थ यानी फूड आइटम, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज ऐसे प्रिवेंटिव फूड मटेरियल काम करते हैं हमारे शरीर में। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, यानी विक्षेपित यानी डिफ्लेक्ट करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करता है? ये करता है अल्फा और बीटा को, गामा को ये डिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ अल्फा और बीटा को डिफ्लेक्ट करता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो वेधन क्षमता सबसे अधिक यानी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक है गामा किरण का। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से पैदा होती है? तो सूर्य में ऊर्जा हाइड्रोजन के संलयन से पैदा होता है। किससे होता है? हाइड्रोजन के संलयन से। हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है? ये बनता है हीलियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से ये बनता है और अनियंत्रित न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन बम काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो जलवाहित रोग कौन सा है? ये है दस्त। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो ग्लूकोमा कहाँ की बीमारी है? ये है आंख की बीमारी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ये रहता है यकृत यानी लीवर में। शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो किडनी के प्रॉब्लम्स के कारण डायलिसिस दी जाती है, आप सब जानते हो। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? यहाँ मंत्र दे दिया है, आवश्यक यंत्र कौन सा है जिससे आप एटमॉस्फेरिक दाब मापते हो? यह है बैरोमीटर। परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है? यानी न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर चेंजेस के कारण कौन सी रेस निकलती है? तो ये है गामा रेस। यूरेनियम 235 नाभिक यानी न्यूक्लियस में 235 क्या है आपको ये पूछा जा रहा है। तो 235 क्या है? ये है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। आप जानते हो कि यूरेनियम 235 में 235 ये है आपका एटॉमिक मास। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या होता है? ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व प्रवर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होगा? कितना होगा? ये होगा 17 मीटर का। 17 मीटर अगर डिस्टेंस पे है तभी एको सुनाई देगा। ठीक है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु क्या यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है सोनार। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में? ये आपका विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं। रेड प्लैनेट कौन सा है? ये है मंगल यानी मार्स। उस ग्रह का नाम बताइए जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि हमारे यहाँ 2 ऐसा ग्रह है जो नॉर्मल ट्रेंड से अलग है, यानी हम लोग का जो पृथ्वी वगैरह और भी प्लैनेट्स हैं वो पश्चिम से पूर्व मूव करता है, इसलिए आपका सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है, 2 ऐसा ग्रह है। कौन सा? वो है यू और वी, यानी यूरेनस और वीनस। ये यू भी जो है यानी यूरेनस वीनस जो है यह पूर्व से पश्चिम घूमता है। यहाँ का सूर्य कहाँ उगता है? ये उगता है पश्चिम में। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ये यूरेनस और शुक्र यानी वीनस, ये दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में दोनों हो सकता है जहाँ पे सूर्य पश्चिम में उदय होता है।
कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है उसमें एनर्जी कहाँ से मिलता है? वो मिलता है सोलर एनर्जी, सोलर सेल से। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस के कारण नहीं होता है? तो वायरस के कारण कौन सा बीमारी नहीं है? ये है टाइफाइड। खसरा, सार्स, चेचक ये सब वायरस से होता है, लेकिन टाइफाइड ये बैक्टीरिया से होता है। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। प्रकाश उत्सर्जित डायोड यानी एलईडी हुआ ये, ठीक है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड बनाया जा सकता है, यह है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है एक चीज, ये गैलियम आर्सेनाइड सिर्फ नहीं है, और भी इसमें है, जैसे गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड, ये दो चीज है जिससे ये बनाया जा सकता है। कौन सा? ये है एलईडी। एलईडी बनाया जाता है गैलियम फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड से। गैलियम आर्सेनाइड का सिंबल क्या होता है? ये हो गया आपका GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, और GaP, ठीक है, GaP ये होता है GaP, ये होता है गैलियम फॉस्फाइड, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखो। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये टेट्रावैलेंट अर्धचालक है। कैसा अर्धचालक है? टेट्रावैलेंट। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एथलीट को लेना चाहिए। तो त्वरित ऊर्जा यानी इंस्टेंट एनर्जी के लिए एथलीट को क्या देना चाहिए? ये देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप देखते हो ग्लूकोज दिया जाता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं हम लोग? ये करते हैं विटामिन डी। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है? तो इंसुलिन की कमी से हो सकता है डायबिटीज। दूध का घनत्व निम्न उपकरण से मापा जाता है। दूध का घनत्व यानी डेंसिटी किससे मापा जाता है? यह है लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध का घनत्व मापते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता बोला जा रहा है, तो कौन सा उपकरण यूज करते हैं? ये करते हैं एक्टियोमीटर। कौन सा? एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर का क्या काम होता है? ये होता है हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन मापने के लिए, ठीक है। किसी रेडिएशन का कितना हीटिंग पावर है उसको मापते हैं हम एक्टियोमीटर से, इसलिए सूर्य की किरणों की तीव्रता भी हम लोग इसी से मापते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। तो रिएक्टर स्केल किसका तीव्रता मापता है? ये मापता है भूकंप का। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो आप जानते हो जो हमें एनर्जी मिलता है, हमें हमारे शरीर में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है खाने से, हम लोग उसको कैसे मापते हैं? वो है कैलोरी से, ठीक है। खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैसे मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। सर सीवी रमन को उनके डैश पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को क्यों नोबेल पुरस्कार मिला था? ये मिला था उनको प्रकाश की परिकिरण के आधार पर रिसर्च के लिए, ठीक है। प्रकाश के परिकिरण के आधार पर रिसर्च करने के लिए उनको मिला था नोबेल पुरस्कार। किनको? सीवी रमन को। और उन्होंने दिया था इसी से रिलेटेड रमन इफेक्ट, ठीक है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है? तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ये है दूध। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किया था जेएल बेयर्ड ने। किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए, इसलिए हम लोग यूज करते हैं रडार का, ठीक है। लैक्टोमीटर एक प्रकार का डैश है। लैक्टोमीटर क्या है? लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है। क्या है? हाइड्रोमीटर। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? यह है पेनक्रियास, क्योंकि आपको पता है कि पेनक्रियास से इंसुलिन स्रावित होता है। डैश रोग पानी के माध्यम से होती है। तो पानी के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? यह है हैजा। हैजा यानी कोलरा। कोलरा हो सकता है पानी के माध्यम से, कंटामिनेटेड वाटर को यूज करने से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से कौन सा रोग होता है? यह है मम्स, पोलियो, पीलिया, चेचक, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी रोग, जितने भी रोग हैं ये सब हो सकते हैं विषाणु यानी वायरस से। एक किग्रा वायु को संपीडक में संपीडित करने के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान क्या होगा? तो सूचकांक का मान अगर 1.41 है तो एक एयर कंप्रेसर का यानी एयर कंप्रेसर का इंडेक्स अगर 1.41 है तो एक केजी एयर को कंप्रेस करने के लिए जो एनर्जी यूज होगा, जो वर्क डन किया जाएगा मशीन के द्वारा, वो सबसे न्यूनतम होगा। एक यंत्र जो दशमलव को द्विधारी अंक में बदलता है, यानी दशमलव को बाइनरी में बदलता है, कौन बदलता है? ये बदलता है एनकोडर, ठीक है। एनकोडर दशमलव को बाइनरी में बदल सकता है। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये कहते हैं हाइग्रोमीटर। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? ये करता है मलेरिया। उस प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है? ये है मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, मादा एनोफिलिस मच्छर इस प्लाज्मोडियम को लाके हमारे शरीर में डालता है, जिसके कारण से मलेरिया हो सकता है। नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था जॉर्जस क्लार्क के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्जस क्लार्क के द्वारा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? ये है न्यूटन। आप सब जानते हो ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया? न्यूटन ने दिया है। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में कौन सी ऊर्जा किस फॉर्म में होती है? तो चाबी भरने से ये स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। आप जो घड़ी में चाबी भरते हो वो कौन सा एनर्जी है? वो है पोटेंशियल एनर्जी। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति को आगे झुकना पड़ता है। आगे व्यक्ति झुक जाता है। क्यों झुकता है वो आगे? वो अस्थायित्व यानी स्थिरता में वृद्धि के लिए झुकता है। ठीक है, ताकि उसका स्टेबिलिटी बना रहे। समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन बढ़ता है। ठीक है, अगर खारापन बढ़ेगा समुद्र का पानी का घनत्व भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे गहरा होता जाता है खारापन भी बढ़ता जाता है और उसका डेंसिटी भी बढ़ता जाता है। किसी झील के जल का गुण अन्य द्रव जैसा ही हो तो बहुत अधिक ठंड पड़ने पर झील का जल क्या हो सकता है? तो झील का जल ऊपर से तली की ओर जाएगा। ठीक है, अगर झील के जल का गुण अन्य द्रव जैसा ही हो तो क्या होगा? यह ऊपर से तली की ओर जाएगा अगर बहुत अधिक ठंडा पड़े तो। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जा सकता है? किसका मापन करते हैं? ये करते हैं आपेक्षिक आर्द्रता का। आर्द्रता मापी यंत्र यानी हाइग्रोमीटर का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या माप सकते हैं? इससे माप सकते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है। आप सब जानते हो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। क्यों जल्दी पक जाता है? क्योंकि उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हाई रहता है, इसी कारण से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से फूड जल्दी पक जाता है। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है वो कौन सा है? वो कौन सा लेयर है? वो है आपका आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर से रेडियो वेव्स वापस पृथ्वी पर आते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो चंद्र ग्रहण का कंडीशन क्या है? जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए। तो ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, बीच में पृथ्वी आ गया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण, क्योंकि सूर्य से यहाँ पे डायरेक्ट रोशनी नहीं पहुंचेगा तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है आभासी। कैसा होता है? आभासी। दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? तो आप जानते हो डेंटिस्ट लोग कैसा दर्पण यूज करते हैं? ये करते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके किससे की जाती है? तो ध्वनि का जो प्रबलता होता है यानी अब कितना लाउडनेस है, साउंड का लाउडनेस कितना है, ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है उसके एम्पलीट्यूड यानी आयाम से। ठीक है, साउंड के आयाम से उसका आप लाउडनेस तय कर सकते हो। ध्वनि का उच्चतम वेग किस में होगा? तो ध्वनि का उच्चतम वेग हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर ह्यूमिड एयर है तो उसमें ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं ह्यूमिड एयर में ध्वनि का वेग ज्यादा होता है, तो अगर वो 30 डिग्री सेल्सियस पे हो तब सबसे ज्यादा होगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुम्बकों के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त कौन सा पदार्थ है? ये होता है नर्म लोहा। हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा सेट 22। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।